आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीबीआई वर्सेस ईडी की, कौन ज्यादा ताकतवर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखिए ये जो लेक्चर रहेगा ये मेरा सीबीआई और ईडी तक ही सीमित रहेगा और कौन ज्यादा ताकतवर है मैं वो आगे आपको बताऊंगा। तो सीबीआई की बात करें तो इसको 1941 में वर्ल्ड, देखिए ये दोनों संस्था जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही आई है। 1941 में वैसे तो इसको स्टैब्लिश किया था, बट रियल रीजन ये 1946 TSPE, ठीक है, दिल्ली स्टैब्लिशमेंट एक्ट, वहां से इसको ताकत मिलती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, 5000 से ज्यादा स्टाफ है दोस्तों। देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग संस्था है ये, और 1963 में इसको ऑफिशियल तमगा मिला। 1963 में अल्टीमेटली सीबीआई का जन्म होता है। इससे पहले भी थी, बट ये बस एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी। लेकिन 1963 में, 1963 में हम ये देखते हैं कि सीबीआई का जन्म हुआ। फिर बहुत सारी कमिटी बनी और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि उन कमिटीज की कुछ रिकमेंडेशन थी कि सीबीआई को और ज्यादा ताकत दी जाए। अभी सीबीआई को एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है, इकोनॉमिक ताकत है, स्पेशल केसेस सीबीआई को दिए जाते हैं, पैसे से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, यानी कि सारे के सारे रिलेटेड केसेस, जितने भी केसेस हैं वो सीबीआई को दे दिए जाते हैं, क्योंकि सीबीआई देश की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। आप समझ रहे हो। अब यहां पे समझो आप कि सीबीआई है तो बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लेकिन सीबीआई को अक्सर केज्ड पैरेट बोला जाता है। केज्ड पैरेट, कि ये तो वो तोता है जो बंद है पिंजरे में। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि सीबीआई खुद से कोई केस नहीं ले सकता। आपको पता है, सीबीआई खुद से कोई केस नहीं ले सकता। सीबीआई को केस कब मिलते हैं? जब सेंटर वो केस देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई क्राइम होता है तो सेंटर बोलता है कि सीबीआई नहीं, जो पीड़ित होता है कहते हैं सीबीआई जांच करवाओ। तो वो जो केसेस है ना वो सीबीआई को दिए जाते हैं, तो सेंटर देगा, नहीं तो कोर्ट। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि सीबीआई जांच बैठनी चाहिए तो सीबीआई जांच बैठती है, यानी कि खुद से ये केसेस कभी नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए कि सीबीआई को किसी राज्य में जाना, जैसे अभी बंगाल में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, आपने देखा, तो उस राज्य की परमिशन लेनी पड़ेगी। उस राज्य की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आ जाएं, इन्वेस्टिगेशन करना है, आपके राज्य में ये फलाना केस हुआ है। तो एक तरीके से सीबीआई बंधी हुई है, उसके हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, वो नहीं फैला सकते हाथ अपने। जो सेंटर बोलेगा, जो कोर्ट बोलेगा, वही। अब देखिए सीबीआई की अगर बात करें तो पहली बात, आप कैसे जा सकते हैं सीबीआई में? आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, तो आप सीबीआई में जा सकते हो। नहीं तो सीजीएल, एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, वहां से भी आप सीबीआई में जा सकते हो। बेस्ट यहां पे ऑफिसर जो है वो सीबीआई के लिए लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो लगभग सारे के सारे केसेस जो हैं वो यहां पे सीबीआई को मिलते हैं। और जो लीगल पावर है, डीएसपीई एक्ट 1946, 1946 का जो एक्ट है, इससे यहां पे इसको पावर मिलती है। याद रखिएगा कि जूरिसडिक्शन की बात करें तो इनका दायरा हर जगह है, पूरे भारत में है। कहीं पे भी सीबीआई को बुलाया जा सकता है, किसी भी राज्य में इनको केस दिया जा सकता है। लेकिन ये वाला जो एक्ट है, कोई भी संस्था है उसकी लीगल बैकिंग होती है। विदाउट लीगल बैकिंग से कुछ नहीं होता, तो लीगल बैकिंग देनी पड़ती है। तो सीबीआई समझिए, डीएसपीई एक्ट जो है वो इसको लीगल बैकिंग देती है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अब सीबीआई के अपने कोर्ट्स होते हैं, वहां पे मुकदमा चलता है, एफआईआर होती है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि सेंटर जो है वो सीबीआई को केस दे कि ना दे। लेकिन कई बार सीबीआई की जांच भी घेरे में आई है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जब सीबीआई भी कटघरे में खड़ी हो गई है कि यार ये केस सही था कि नहीं था। फिर कई बार इसको ये भी बोला जाता है क्योंकि केज्ड पैरेट है, खुद से तो केस ले नहीं सकते, तो सेंटर के इशारों पे कई बार ये काम करती है ना। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों, अगर हम टोटल इन ऑल सीबीआई की बात करें तो सीबीआई इज द मोस्ट पावरफुल एजेंसी। सीबीआई भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी है। सीबीआई का छोटा भाई है सीआईडी। सीआईडी स्टेट्स में होती है, राज्यों में होती है, सीआईडी बुला लो, है ना। वो आपने शो भी देखा होगा सीआईडी। तो ये समझिए कि सबसे ज्यादा पावरफुल एजेंसी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मामले में ये बेस्ट। लेकिन वही चीज है कि इनको परमिशन लेनी पड़ती है, बात बात पे इनको परमिशन लेनी पड़ती है कि आज चले जाएं, आज ये काम कर लें, ये दिक्कत है। फिर हम ईडी की बात करते हैं। देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अभी मैं एक लेक्चर लेने वाला हूं कि 2014 के बाद से पॉलिटिशियंस पे 5 गुना ज्यादा केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी केस होगा
तो ईडी देखेगी। अब देखिए सीबीआई के पास, मैंने अभी आपको बताया कि सीबीआई के पास भी रेवेन्यू के केसेस आते हैं। मान लीजिए किसी ने ब्लैक मनी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर गया तो सीबीआई के पास आएगा, तो सीबीआई वो ईडी को दे देता है ना। सीबीआई वो ईडी को देता है कि भाई देखो ये पैसे वाला केस है, ये तुम देखो। ईडी भी खुद से केसेस नहीं ले सकती, ईडी में भी पहले पुलिस में एफआईआर होती है और उसके बाद अगर पैसे का केस है तभी यहां पे ईडी को बुलाया जाता है। अब अगर हम पैसे की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1947, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, आगे लिख दूंगा, अच्छा ठीक है यार, ओके, अगर मुझे कोई, हाँ ये सही है। देखिए जैसे ईडी है, ठीक है, तो ईडी है, ईडी को वैसे आपको बता दूं कि 1956 1956 में इसको ऑफिशियल तंगा मिला था। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता था, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है ना। तो 1957 56 आते आते 57 आते आते ईडी बन गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बन गया। पहले एनफोर्समेंट यूनिट था, यानी कि छोटी सी यूनिट थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी कि ठीक है चलो पैसे वैसे का अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा घोटाले होते भी नहीं थे। लेकिन 1956 आते आते इसको एक अलग ही यूनिट बना दी, इसको एक पूरा एक क्या कहते हैं कि स्टैट्यूटरी इसको तंगा दे दिया, है ना। अब उसी समय 1947 में एक लॉ आता है जिसको फेरा कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो एक तो फेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून था। फिर उसके बाद 1973 में अगेन इसको अमेंड किया गया और ईडी को और ज्यादा पावर दी गई। देन उसके बाद 1999 में 1999 में फेमा आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा को रिपील, फेरा को हटा के फेमा आया। उसके बाद 2002 में पीएमएलए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 2018, है ना। तो ये सारे जो एक्ट है, ये एक्ट देते हैं ताकत ईडी को। अब एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और ये जो एक्ट है इसमें जैसे फॉरेन, बाहर से पैसा आता है ना, बाहर से पैसा आ रहा है, क्योंकि देखिए जब हमारा देश लिबरलाइज हुआ 1991 में, तो फॉरेन, बाहर से बहुत पैसा आया। अब बाहर से बहुत इलीगली भी पैसा आया। अब अगर मान लो पैसा इलीगल तरीके से आया है, ये वॉयलेट करता है, पैसे की जवाबदेही नहीं है, तो इस एक्ट के तहत ईडी कार्रवाई कर सकता है। देन उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, भाई मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो ब्लैक मनी, जैसा कि ये सब पैसे से ही रिलेटेड है। अब आपके पास अगर अपने पैसे का जवाब नहीं है तो वो ब्लैक मनी है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है? मनी की लॉन्ड्रिंग मतलब जो आपका ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? सिंपल सी बात है, तीन, पहले प्लेसमेंट, पहले जहां से पैसा आया उसको प्लेस करना, देन उसके बाद लेयरिंग, उसके बाद इंटीग्रेशन, है ना। कहने का मतलब सिंपल तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि मैंने आपको पैसा दिया, मेरा ब्लैक मनी है, ठीक है, और मैंने आपको पैसा दिया। अब वो अगर मैं बैंक में पैसा दूंगा तो ट्रांजैक्शन दिख जाएगा, तो इनकम टैक्स ट्रेस कर लेगा। मैंने आपको कैश में पैसा दिया, अब आपके पास है ब्लैक मनी, आपने उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, वो पैसे से आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर वो प्रॉपर्टी आपने दूसरे को बेच दी, फिर उस पैसे से दोबारा प्रॉपर्टी खरीदी गई। वो जो दोबारा, देखो आपने पैसे, उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी आपके पास आई, आपने दोबारा उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, फिर वो पैसा आया, फिर उसे तीसरी, तो ऐसे 3-4 बार आपने क्या किया, लेयर कर दिया। यानी कि आप, जब ये संस्था है ना, ये ट्रैक ही नहीं कर पाएगी कि एक्चुअल में ओरिजिनेशन कहां से हुआ है ना। तो आपका ब्लैक का पैसा एक तरीके से व्हाइट हो गया। आपके पास जवाब है कि पैसा आया, प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उससे अलग प्रॉपर्टी खरीदी गई, तो ये लेयरिंग होती है ना। तो अब ये पीएमएलए जो होता है ये बहुत ही डेंजरस, तो इस एक्ट के तहत भी ईडी जो है वो कार्रवाई करती है। देन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, ये अभी आया था। क्या हुआ था कि बड़े बड़े जो छठे हुए बदमाश है, ये भारत में घोटाला करते थे और बाहर भाग जाते थे। नीरव मोदी, विजय माल्या करोड़ों करोड़ों घोटाला करके इंग्लैंड भाग गए। तो भारत सरकार को लगा कि यार ये बड़ी बेवकूफी हो रही है, बड़ी बेतरतीबी हो रही है यार, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो वो ये एक्ट लेके आए। इसमें क्या था कि अब ईडी जो है इसकी जांच करेगी, और अगर तुम भगौड़े हो, तुम घपला करके भागे हो, तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी यहां पे तुमने छोड़ा है, वो हम सेंटर से, केंद्र से अटैच कर देंगे। यानी कि तुम्हारी प्रॉपर्टी अब हमारी होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर 1973 कॉफेस्पा, क्या नाम था यार, यही था ना, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। वो स्मगलिंग, अगर आपने स्मगल किया, ठीक है, स्मगलिंग हो रही है, तो वो भी ईडी देखता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट देखता है। अब बात आती है कि इसमें ज्यादा ताकतवर कौन है, ठीक है, ताकतवर कौन है। देखिए अगर हम ताकत की बात करें तो इसमें ताकत डेफिनेटली सीबीआई को है।
सीबीआई से बड़ा कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में ईडी को ज्यादा ताकत है। ईडी ने अभी बैंड बजा रखी है, ईडी ने पॉलिटिशियंस की बैंड, ऐसा बोला जाता है कि अब सरकार का ये हो गया कि कुछ भी हो रहा है तो ईडी लगा दो। सरकार कह रही कि भैया तुमने घपला किया इसलिए ईडी आ रही है। तो अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो ईडी यहां पे इस समय चर्चा में है। सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो ओवरऑल इज द मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है ना। तो ये चीज है, हालांकि देखिए यहां पे दोनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है, दोनों के फंक्शन अलग अलग है। सीबीआई का अलग फंक्शन है, ईडी का अलग फंक्शन है ना। मतलब देखिए अपनी अपनी फील्ड में दोनों ही ताकतवर है। अब मैं ये बोलूं कि मछली पेड़ पे चढ़ जाए और बंदर नदी में अच्छे से स्विमिंग करे तो वो तो होगा नहीं। मछली पानी में बेस्ट है और बंदर जमीन पे बेस्ट है, क्यों? तो ये अपने अपने फील्ड में बेस्ट है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो यहां पे सीबीआई को ज्यादा ताकतवर है, बट प्रैक्टिकल रियलिटी में ईडी जो है दैट इज मोर पावरफुल। तो ये छोटा सा लेक्चर था, ये मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सर एक लेक्चर बना दीजिए, तो मैंने आपको बना दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा मैं बहुत डीप में नहीं गया हूं, सिंपल तरीके से, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।